नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोगों ने जो चर्चा शुरू की थी वह जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड थे। हमने पिछली कक्षा में बात करी थी 6 to 8 का जो पेपर था उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम लोग 1 to 5 2016 में, जैसे कि जानते हैं कि आखिरी टेट जो हुआ था वह 2016 में हुआ था, तो जो 1 to 5 का पेपर जिसको 2 कह सकते हैं उसमें जो सीडीपी है, ध्यान रहे हम लोग सीडीपी बस की चर्चा कर रहे हैं। तो सीडीपी में जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसके सहारे सिलेबस को थोड़ा इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हम आप जानते हैं कि इन्होंने कोई डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया है, तमाम कोचिंग सेंटर्स अपने हिसाब से अनुमान लगा के जारी कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट तरीका है सिलेबस को डिस्कस करने या समझने का वो यह है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझ पाए हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि इसके सहारे हम समझते हैं। उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि एक सप्ते के दौरान हम कोई डिटेल सिलेबस जारी करेंगे, तो अगर आ जाएगी तो फिर हम टॉपिक वार, विषयवार और प्रकरणवार बात करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को फिर शुरू करते हैं और 1 to 5 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं 2016 में सीडीपी के, उस पर चर्चा करते हैं। और यदि आप स्टडी फॉर गोल्स पर नए हैं तो जुड़ जाने से आपका बहुत कुछ लाभ हो सकता है। कुछ अच्छे कंटेंट बनाए जाते हैं तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो 1 to 5 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपका पहला क्वेश्चन वो पूछा गया है, समावेशी शिक्षा क्या है? व्हाट इज समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन? व्हाट डज मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है कि कक्षा कक्ष में विविधता को बनाती है, अर्थात सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज रिगरस एडमिशन प्रोसीजर्स, तथ्यों को मतारोपण के समावेशित करती है, एक्सक्लूड इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट, क्या ये बात है? हास्य के समूह में शिक्षकों को समावेशित करती है, क्या ये बात है? तो शिक्षकों को समावेशित करने की बात तो नहीं होगी। देखिए जो सीडीपी का पेपर है, आप टीचिंग का एग्जाम्स कोई भी की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो शिक्षकों के लिए मतलब इस तरीके का जब बात कही जाए तो लगभग गड़बड़ होगा। मतलब जैसे यहाँ पर एक शब्द देखिए, कीवर्ड्स में बता रहा हूँ, इसमें देखिए कड़ाई, ये सब शब्द आ गया। अगर नेगेटिव ऑप्शन नहीं हो कि इनमें से में कौन नहीं, ऐसा ऑप्शन है तो ये सही हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सकारात्मक हो और इस तरह का ऑप्शन हो तो पहले सबसे पहले एलिमिनेट वही होगा। मतारोपण भी कोई अच्छी चीज नहीं होती है ना, है इसको हम कोई वैल्यू छोटे क्लास के बच्चों में इंडोक्ट्रिनेशन जैसा काम करते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई एकदम से कोई ऐसी विचार या प्रिंसिपल या आइडिया को एकदम बच्चे में थोप देना चाहते हैं जिसके सारे कुछ कुछ ऐसे अच्छे वैल्यू होते हैं उसके लिए करते हैं, लेकिन उच्च क्लासेस में और उसमें ये लागू नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेट कर देना कि एकदम जिहादी टाइप का, उससे कि किसी को हम एकदम माइंड वॉश कर देने जैसा इसका मीनिंग होता है, तो ये तो नहीं होगी। और हास्यिक समूह में शिक्षकों को समावेशित करना, तो ये बात भी नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि यह कक्षा में विविधता को मनाती है, अर्थात इट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। अब देखिए, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन आप थोड़ा हम समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम अगर देखें तो दो तीन चीजें हैं इसमें। पहला ये है कि यह इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अभी इस इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि समाज में हम देखते हैं कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब श्रवण बाधित, कुछ होते हैं कि दृष्टि बाधित होते हैं, मतलब विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, किसी कोई फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। तो इन सभी बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाया जा सके विथ प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर इक्विपमेंट, हर तरह का जो टीएलएम जिसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इन सबों के मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन सबों को पढ़ाया जाए। तो ऐसे जो कक्षा होती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आप देखते होंगे कि आप की जो कक्षाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि रैंप वगैरह लगाई जाती हैं, बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं। कई बार में आप देखेंगे कि क्लासरूम में क्या कहते हैं, साउंड के लिए प्रॉपर
वो सब भी लगाया, साउंड सिस्टम वगैरह भी लगाया जाता है ताकि बच्चे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन सब तक समझ में आ जाए। विजुअल का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ये सब इसी कॉन्सेप्ट के बाद आया। इससे पहले आप जानते हैं स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था और है अभी भी। तो स्पेशल एजुकेशन में पहले क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा अगर थोड़ा मेंटली रिटार्टेड है, मतलब मंदबुद्धि है, या फिर थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकेप्ड है, विजुअली चैलेंज्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उन सबको हम सीधे स्पेशल एजुकेशन में भेज देते थे। इससे होता क्या था कि समाज उनके प्रति एक तरीके का बहुत हीन भावना देखता था, एक तरीके का उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता था। तो जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई और एनसीएफ 2005 के बाद ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि हम उन सभी बच्चे जो कि थोड़ा बहुत मतलब जिनको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, एकदम से जो कुछ नहीं सुन सकते और मतलब बहुत अगर मतलब अलग नहीं है, तो हम उनको नॉर्मल क्लासेस में बिठा सकते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट का जन्म यहाँ से होता है और देखते हैं आज के कक्षा में इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने के का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। कई बार कक्षा में ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत उत्पात मचा रहे होते हैं या फिर ध्यान नहीं देता है, भटकता रहता है, कुछ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों को एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, बच्चों को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने, तो उसे काम करते वक्त खड़ा रहने की अनुमति देना, ऐसा जनरली किया जाता है, बट ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप। वो एक तरीके का उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसको ध्यान में ताजगी, अच्छा 10 मिनट पढ़ाना है, 30 मिनट को ब्रेक देना है, क्या ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा के सामने बारंबार किच किच करना है। ये किच किच क्या होता है भाई, तो ये बात भी गलत हो गया। बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता, अरे बाप, न्यून क्षेत्र में बैठने देना, अर्थात इसको देखिए इंग्लिश में अलाउइंग द चाइल्ड टू सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। तो यही बात आपका सही है कि आप बच्चे को ऐसे जगह में बिठाएं जहां पर वह कम से कम उसका मौका मिले, जहां पर वो उसका ध्यान भटके। जनरली क्या होता है कि हम आगे बिठाते हैं ताकि आपका ध्यान हमेशा रहे। कई बार बच्चे होता है ना कि जल्दी जल्दी भटक जाता है ध्यान, तो उनको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको हम प्रॉम्प्ट या प्रोब कहते हैं, इनके जरिए, ये दो टर्म होते हैं। अभी कोई कॉन्सेप्ट आएगा स्टिमुलस वगैरह में जब आएगा तो प्रॉम्प्ट वगैरह देते रहते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं दे तो छोटा बीच बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, कई बार उसको हाँ ना करके उसको मतलब कि कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसके सहारे उसका ध्यान बना रहता है। प्रॉम्प्ट या प्रोब, ये सब दरअसल ये कुछ टेक्निक्स भी होते हैं जिसके जरिए अभी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, क्रिएटिविटी वगैरह में ये सब आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुख्य रूप से, तो ये बात होती है। तो ये होगा कि आप सबसे डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में, जहां पर कम से कम बच्चा को डिस्ट्रैक्शन, वहां बिठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछड़े बच्चे हैं कौन। मेरे ख्याल से जब 6 to 8 वाला जो पेपर है उसको डिस्कस करते समय भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारा मैं ये देख रहा था कि जो 1 to 5 है और 6 to 8 का जो सिलेबस है साइकोलॉजी का सेम है और एकदम क्वेश्चन एकदम सेम है उनका। अगर हम वो देखें, डिफिकल्टी वैल्यू देखें, डीवी देखें, तो एकदम सेम है और टॉपिक वाइज भी सेम है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है और नहीं तो एकदम लगभग सेम है। तो देखिए क्या कह रहा है, पिछड़े बच्चे क्या होते हैं, अर्थात उसके लक्षण आपको पूछ लिया गया है। मंद शिक्षार्थी पिछड़े बच्चे होते हैं। मंद, बिल्कुल रिटार्डेड को भी हम पिछड़े कह सकते हैं, ये बात ठीक है। बुद्धि लब्धि 80 से 90, ये बात भी ठीक है। कुछ समायोजित व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, हाँ इनको भी कहते हैं, जो कि थोड़ा माल एडजस्टेड होते हैं, जो जनरली नहीं एडजस्ट कर पाते कक्षा में, कई बार बच्चों के साथ बातचीत में या किसी तरह के क्लास में बैठने उठने में, हर तरह से थोड़ा सा माल एडजस्टेड होते हैं, उनको भी हम लोग कहते हैं कुछ मतलब कि बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो इनमें से सभी होगा आपका सही उत्तर है। ये सभी, ये ध्यान रखिए तीनों लक्षण, क्योंकि बाद में पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो ये इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान रखिए। कुछ समायोजित व्यवहार होगा, IQ ध्यान रखिएगा, और मेंटली ओरिएंटेड होंगे, ये बात है। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कुछ रेंज है IQ का जिसके सहारे आप इनको याद जरूर रखिएगा। एक मोटा मोटा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि IQ रेंज देखिए, IQ क्लासिफिकेशन
तो IQ रेंज यहाँ देखिए 70 एंड बिलो को हम एक्सट्रीमली लो कहते हैं, 71 to 79 को हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, 80 to 89 लो एवरेज कहते हैं, है ना, ये हो गया। 90 to 110 ज़्यादातर लोग इसी में लाई करते हैं, देखते हैं 50% पॉपुलेशन इसमें लाई करता है। 111 से 120 में ब्राइट, जिसको कहते हैं थोड़ा तेजस्वी विद्यार्थी कह सकते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं, वेरी ब्राइट होते हैं। फिर 121 से 30, 131 से ऊपर एक्सट्रीमली ब्राइट कहते हैं, गिफ्टेड होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये हुआ, इस 7.5 होना चाहिए, 75 ना समझे, ये बात हो गई, तो इसको याद रखिएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आसान क्वेश्चन है। वंशानुगति मतलब हेरिडिटी, पारिवारिक परिवेश फैमिली एनवायरनमेंट, बिल्कुल, परिवार की सामाजिक स्थिति, बिल्कुल, पारिवारिक परिवेश लगभग सेम ऑप्शन दे दिया है, तो इनमें से सभी होगा। ये सभी मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे सीधे सीधा संबंध है, अनुशासन की समस्या उत्पन्न होने से बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व, कुछ हद तक इसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें CDP में क्या होता है कि कई बार ऐसा लगे कि सब ऑप्शन सही होंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सबसे उपयुक्त कौन सा है, ये हमें देखना होता है। तो बच्चे की आयु, और इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती है कि आप मान के चलिए कक्षा 6वीं का बच्चा है और उसको 10वीं का मैथ पढ़ाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा, वो इधर उधर ताम झाम करेगा, तो ये से इनडिसिप्लिन हो सकता है। अब जो चीज़ में रुचि ना हो तो उसको पढ़ाएंगे तो भी हो सकता है, शिक्षक का व्यक्तित्व भी ठीक ना हो तो हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, कक्षा में कौन सा विषय को पढ़ाया जा रहा है उससे ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, कौन सा विषय, अब भाई जो विषय जो सब्जेक्ट का पाठ्यचर्या है उसी को तो पढ़ाया जाएगा। कक्षा में बैठने की व्यवस्था से इसका उतना नहीं है संबंध, थोड़ा बहुत रखता है। उकताने वाले पसंदीदा विषय, मतलब ऐसे हो कि विषय उसका रुचिकर का हो लेकिन उसको पढ़ाया इस तरीके से जाए कि उकता जाए आदमी, बोरिंग हो जाए, तो उसकी टीचिंग मैथडोलॉजी या फिर उसके टेक्निक्स वो सब ठीक ना हो, तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि जो आपका रुचि का विषय उसको भी बढ़िया से ना पढ़ाया जाए तो दैट आपको फिर मन नहीं लगेगा, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन चूंकि हिंदी में लिखा था, कई बार क्या होता है मूल्यांकन को ना असेसमेंट एक वर्ड होता है, आप जानते हैं जब हम लर्निंग वगैरह की बात करते हैं, खास करके इवैल्यूएशन असेसमेंट वगैरह की बात करते हैं, तो इसमें हमने 3 वर्ड यूज करना है। एक होता है मेजरमेंट, एक होता है असेसमेंट, ठीक, एक होता है इवैल्यूएशन। ये 3 शब्द मुख्य रूप से हम लोग एजुकेशन सेटअप में मतलब कि यूज करते हैं, ये 3 टर्म। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी गुण विशेषता को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब किसी तरह की कोई भी मान के लिए कोई विशेषता है तो उसको हम अंकों के माध्यम से, कोई सिंबल ग्रेड के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज अ प्रोसेस, असेसमेंट इज अ प्रोसेस, कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बच्चे से संबंधित इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चाइल्ड और फ्रॉम द चिल्ड्रेन। तो ये असेसमेंट एक प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन इज काइंड ऑफ टेक्निक कह सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। ये लास्ट में जनरली किसी भी सेशन के एंड में होता है और जिसके थ्रू हम कोई डिसीजन लेते हैं। इसमें आता है वैल्यू जजमेंट, इसमें हम जिसके सहारे हम वैल्यू जजमेंट लेते हैं, मूल्य निर्धारण, वैल्यू जजमेंट करते हैं, ये होता है मूल्यांकन में, ठीक। अब कई बार प्रॉब्लम कहाँ होता है जब हिंदी का, तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट को मूल्यांकन लिख देता है, मैं इसलिए ये बता रहा है। तो अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मेजरमेंट में क्या अंतर है, असेसमेंट में क्या है। ये पूरा प्रोसेस है और ये एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में आपके पूरे सत्र के दौरान, पूरे क्लासरूम, पूरा जो एक आपका क्लास है
उसके शुरू से अंत तक छोटे छोटे स्वरूप में चलता रहता है। मूल्यांकन आखिर में होता है ना। मूल्यांकन एक अर्थात इवेल्युएशन ये किसी भी क्लास के अंत में होता है, और मेजरमेंट एक तरीके से इन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं। दरअसल ये मूल्यांकन जो ऑप्शन से लग रहा है ये असेसमेंट होगा, इसका मतलब इसको हम आकलन कहते हैं। दरअसल हिंदी में इसका मतलब आकलन होता है। ठीक है, तो हम इसको आकलन समझ के करेंगे तब इसका होगा, क्योंकि अगर मूल्यांकन मानेंगे तो इसका आंसर जो दिया है वो गलत हो जाएगा। तो ये असेसमेंट होगा। देखिए, व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला यह एक व्यापक प्रक्रिया है। असेसमेंट बिल्कुल तीनों एस्पेक्ट को देखता है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। देखिए, बार बार प्रक्रिया कह रहा है। प्रक्रिया इज ऑलवेज रिलेटेड विथ असेसमेंट। यह कार्य के अंत में किया जाता है, यही बात गलत है। कार्य के अंत में मैंने क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन। इसलिए मैंने कहा कि असेसमेंट होगा। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। बिल्कुल, इट्स अ काइंड ऑफ पर्पसिव एक्टिविटी, सो दैट इज असेसमेंट। तो क्या पूछा है कि लक्षण नहीं है, और जो नहीं है वही हमको पूछा है, तो यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक, असेसमेंट, एवेल्युएशन और मेजरमेंट ये समझ गए होंगे। किसी श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषताओं का आहरण करते हैं। इंग्लिश वाला देखिए क्या कह रहा है कि इन व्हिच क्लासरूम do teachers and students draw on each other's expertise while working on complex projects related to real world problems। तो शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मकवादी या फिर पारंपरिक या रचनात्मकतावादी। तो जहां हम वास्तविक दुनिया की समस्याओं से, देखिए ये टर्म यहाँ पर कीवर्ड है, वास्तविक दुनिया की समस्या मतलब कि क्या है यहाँ पर, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जहां आएंगी दैट विल बी रिलेटेड विद सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मेरे ख्याल से जानते होंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है, ये खास करके 1980s के दशक में, हालांकि ये पॉपुलर हुआ उस समय में। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम रचनावादी कह रहे हैं, ये पॉपुलर 1980s के बाद हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्याजे का एक किताब है, 1967 में किताब आई, द आर्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। उस समय ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और इसमें क्या होता है मैं उसको बताते हैं जो आपका काम का है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अप्रोच इन व्हिच इट इज कंसिडर्ड दैट, हिंदी में बता देते हैं, रचनावादी एक इस तरह का संप्रदाय है जिसमें यह माना जाता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान का निर्माता बच्चा खुद है, और बच्चा ज्ञान का निर्माता खुद है, और शिक्षक क्या है, शिक्षक एक फैसिलिटेटर मात्र है। शिक्षक उन सभी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसके जरिए बच्चा ज्ञान को निर्माण करता है। ठीक है, तो वो परिस्थिति का निर्माण एक फैसिलिटेटर, एक मेंटर, एक गाइड के वो में होता है। आप जब हम खास करके सामाजिक रचनावादी की जब बात करते हैं, रचनात्मकतावादी, तो इसमें आपका वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है, वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो आएगा। उन्होंने पूरा थ्योरी ही दी है, जब हम पढ़ेंगे उस पर, खास करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तब हमें ये सब चीज़ें मिलने मतलब ये सब थ्योरी हमको पढ़ने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है कि जहाँ पर माना जाता है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, चाइल्ड सेंटर में है। ठीक है, जहाँ पर विभिन्न तरह के एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी का आप जानते होंगे नाम, जिसने कॉन्सेप्ट दिया लर्निंग बाय डूइंग का, जहाँ पर बच्चा पूरा इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, बच्चा पूरा फ्री रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, टीचर एक फैसिलिटेटर रहता है। तो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि देखिए यहाँ पर है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म चूंकि कहा है, सोशल एकदम पूरा रियलिटी का, लगभग ये चीज़ें दोनों सेम ही है, रचनावादी और सोशल वो में, लेकिन थोड़ा सा जब हम कह देते हैं सामाजिक रचनावादी की, तो सीधे सीधे एकदम यथार्थ समाज से हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, कैसे, किस पर निर्भर करता है? बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर बिल्कुल करता है, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर बिल्कुल करता है, बच्चे की दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। बहुत जरूरी है कि बच्चे को बोलने दिया जाए, है ना।
एकदम नहीं कि चुप करा दिया जाए कुछ, चूँकि बच्चे जब होते हैं, किताब है, आप लोग जुड़े हैं एजुकेशन, तो मैं बताऊँगा ये पूरा बच्चे के भाषा विकास और बच्चे के संपूर्ण विकास पर एक किताब है, तो चांद। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो जरूर पढ़िएगा। तो चांद एजुकेशन से जुड़े हैं तो ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं। तो चांद ये एक जापानी किताब है, जिसमें वहाँ के जो, अब जैसे 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 अब जब भी हम भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं और जापान के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो वहाँ एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुई जिसका नाम हुआ सुसाकु कोबायाशी, तो उनकी ही लिखी हुई किताब है और उन पर लिखी गई दरअसल किताब है। तो ये बड़ा ही बेहद रोचक किताब है और बच्चे का पूरा एक आपके सामने साइकोलॉजी निकल कर आ जाएगी। तो जान नवा, एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता 1 में उसे 100, ये 6 जो आ गया है जो कि इन लोगों ने टाइप किया, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर भी देखिए, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पूछा है 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता 1 में इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए इस बच्चे ने प्राप्त किया। इसमें हमको पहले जेड स्कोर निकालना पड़ेगा, इसका एक फार्मूला होता है, इसके जरिए आप देख लेंगे तो हो जाएगा। इसमें आप x सबसे पहले देख लीजिए, x कितना दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है x इक्वल टू 130 है ना, 130 दिया हुआ है। म्यू दिया हुआ है, म्यू क्या दिया हुआ है आपके 100, ठीक। और उसके बाद एस डी ये जो दिया हुआ है आपका कितना दिया है 15। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है जेड बराबर म्यू माइनस एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब इसको करेंगे तो 130/100 सॉरी माइनस 100 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब इसको आप करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो गया 130 में से में, अरे यहाँ 15 होगा ना, यहाँ 15, तो अब देखिए कितना हो गया। अब यहाँ देखिए तो बच्चा आपके सामने 30/15 करेंगे तो 2। और जो स्केल की बात किया है, मतलब क्या है 11 साल के बच्चे की प्रतिशत गणना कीजिए, तो जो स्केल आएगा 2 के स्केल पर वो आपका 97.7 आता है। और ये 97.7 इज क्वाइट इक्वल टू 98%, सो द आंसर वुड बी द सी, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जब हम इस पर बात करेंगे तो बेहतर तरीके से बात कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला सब जेड स्क्वायर वगैरह देखना पड़ेगा। देखिए मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप, एक आध आता है ऐसे, हालांकि जनरली आईक्यू वाला पूछता है, इसमें थोड़ा सा अंदर से पूछा है, खैर ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है क्या, तो सहशिक्षा अर्थात को एजुकेशन, बिल्कुल। सहशिक्षा क्या मतलब होता है, सहशिक्षा का मतलब होता है कि जहां पर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ लर्न्स टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं, बीच में हाईवे ना गुजरता है, एकदम प्रॉपर। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन भी है, बिल्कुल। नैतिक एवं आदर्श शिक्षा का भी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे कमतर हो रहा है, उसमें अब न शिक्षक में ही है ना किताबों में है, तो क्या ही रहेगा, लेकिन फिर भी है जो है जिस भी रूप में है। और कुछ प्रगतिशील स्कूल्स हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको देखने को मिला, आनंद निकेतन जैसा स्कूल है, औरविलो जैसे स्कूल है, उन सब में आपको बढ़िया से दिखेगा। आपको एनजीओज वगैरह जो चलते हैं, तो इनमें से सभी का आपको स्वरूप भारतीय मौजूदा एजुकेशन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक यहाँ होगा, संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है किस पर, अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग्स लॉ आर इमोशनल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन, विश्व के प्रतिक्षण पर, नो, उसका पढ़ना पड़ेगा ना, अनुसंवेगात्मक अनुभव पर नहीं। उसने बात किया हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण, मतलब जब हम किसी व्यक्ति के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को परसीव करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है, संवेगात्मक अनुभवों का पता चलता है। ये किसने कहा, आदरणीय जेम्स लैंग ने कहा, ठीक है। तो ये बात आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। ठीक, अभी जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे कंस्ट्रक्टिविज्म, उसी का परिभाषा है, या फिर उसी का उदाहरण समझ लीजिए। शिक्षिका अपने प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुलझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है, ग्रुप डिस्कशन करवाती है, तत्वाधान शिक्षण कर अपनाती है। तत्वाधान शिक्षण क्या है? मेथोडोलॉजिकल टीचिंग है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन नहीं, ये तो ना होगा, तो ये गलत। उत्तम उदाहरण स्थापित करना था, रोल मॉडल बनाना, ये बात भी नहीं है। सीखने के लिए तैयारी, रेडीनेस टू लर्न ना। सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी किसका लक्षण है? ये जो पूरी उदाहरण है, ये मैंने कहा था ना कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का एक लक्षण है। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी कह लीजिए, या फिर इसको रचनावादी कहते हैं, या फिर रचनाशीलता कहते हैं, जो समझ लीजिए। निर्माणवादी कहते हैं, निर्माणवाद, हम लोग निर्माणवादी पढ़े थे। अधिगम का संवर्धन हो सकता है, लर्निंग कैन बी एनहांस्ड बाय व्हाट? कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत करा जाए, जिससे विद्यार्थियों की मनःस्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। ये तो एक सही बात लग रहा है, देखते हैं। कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का उपयोग हो, जिससे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि अधिक मतलब जो अधिक क्या कहेंगे, जो जरूरत हो। यो नहीं कि पढ़ाना हो तो एकदम कुछ पढ़ाना हो तो पूरा TLM ही लेके आया और पढ़ाना ही नहीं आ रहा, तो ओनली विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड एड्स टीचिंग कैन नॉट बी डन, है ना। और भी चीजें होती है। शिक्षक विभिन्न तरह व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दे, ठीक है कुछ हद तक। कक्षा में अधिक जांच में उचित आकर्षण, आकर्षण से क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होता, आकर्षण फाकर्षण ये सब नहीं चलता है CDP वगैरह में, ठीक। तो ये बात गलत होगा। जो सही उत्तर है ये आपका पहला ही है। कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की मनःस्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। इसका मतलब यह हुआ कि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत कुछ पढ़ा देती है, लेकिन जब समाज में आता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखता है ना। जैसे खासकर मैथमेटिक्स में ऐसे कहते हैं कि हम साइन कॉस ये सब पढ़ लिए, उसका जीवन में कुछ उपयोग ही नहीं दिखता। वो तो छोड़िए, जो हमारे सामाजिक विषय होते हैं, सोशल साइंसेस होते हैं, उन सबको हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा पर्यावरण, हमारा नदी, हमारे जंगल, जब कोई पढ़ रहा होता है तो पता चला कि वो अमेरिका का पढ़ रहा है। अपना झारखंड का व्यक्ति जब पढ़ रहा है तो वो नहीं जानता कि झारखंड में नदियाँ, झारखंड में पहाड़ पर्वत, उसके सामने जो वन है वो किस प्रकार का नाम है, वन है, उसमें कटिबंधीय है, वर्षा वन है, पर्णपाती है। इस तरीके के मतलब एक अलगाव दिखता है, आप जो पढ़ रहे होते हैं और जो आपके सामने हो रही होती गतिविधियां, ठीक। तो ये कहता है कि वास्तविक चीजों को आपको वो कर पाए, ठीक। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? आपके अनुसार पूछा है और ये जवाब अपने अनुसार दे दिया है, तो क्या हम करें? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। इनमें से में शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो विषय वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विषय वस्तु नहीं होगा तो टीचर आगे करेगा क्या, है ना। सबसे पहले तक सब्जेक्ट मैटर, शिक्षण पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र और शिक्षक के बीच संबंध भी मतलब है। विद्यालय का फर्नीचर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हमें यहाँ ढूंढना है, जैसे कि मैंने बताया CDP में सब सही लगता है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। पहले कहते हैं कि अगर कोई भी कंटेंट, कितना भी अच्छा शिक्षक हो, बहुत अपने टॉपिक को पर उसको टेरिफिक कमांड हो, वो बहुत अच्छा अपने विषय को जानता है, लेकिन अगर बच्चा उससे जुड़ नहीं पाता ना तो आप पढ़ा नहीं पाएगा। मतलब बच्चा उसको ध्यान ही नहीं देगा। उसको पहली चीज होता है कि एक बॉन्ड, जिसको कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट होना। देयर शुड बी इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। Only then a teacher can deliver his her content in a proper manner। तो इस वजह से मुझे लगता है कि, मुझे क्या लगता है, उन्होंने माना भी है कि छात्र और शिक्षक का संबंध महत्वपूर्ण है। देन कम्स विषय वस्तु एंड शिक्षण पद्धति एंड दिस ऑल फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन क्या, निर्देशन या परामर्श आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए बात सही है कि आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत क्यों है सभी को, ये पूछा है। तो इसलिए कि आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है ताकि समाज और विद्यालय में आप एडजस्ट कर सकें, अधिगम बाधाओं को दूर कर सकें। सर
रिमूव कर सके लर्निंग ऑब्स्टिकल्स को, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए आज के लिए बच्चों में एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इन सबों से दूर पाने के लिए आपको कई तरह की उनमें कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर करने के लिए, तो इन सब के लिए आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। अर्थात आपको क्या समझ में है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी आपके पास टॉपिक होना चाहिए, आपको सिलेबस थोड़ा बहुत जानना चाहिए। कार्ल रोजर्स का नाम आएगा इसमें, वो गाइडेंस काउंसलिंग में उनका रोल है। उसके अलावा भी कई लोग हैं, विलियमसन वगैरह कुछ कुछ। अधिगम का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग मीन्स क्या होता है, कक्षा में प्रथम आना यही है लर्निंग ना भाई? तो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। विद्वान बनना ये बात भी नहीं है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना एकदम सही बात है। काम करने के लिए सक्रिय होना नहीं, अनुभव में परिवर्तन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अधूरा है। व्यवहार में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, ठीक। लर्निंग कब होता है, जब आप अपने व्यवहार में सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग, ये जानते हैं। उसके बाद एक होलिस्टिक प्रोसेस है। उसके अलावा अनुभव में परिवर्तन, चेंज इन द बिहेवियर, अब पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीखना एक प्रक्रिया है। देखिए एकदम वही क्वेश्चन, लर्निंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच, एक सीखे हुए व्यक्ति सीखना बंद कर देता है नहीं, लर्निंग कभी भी इस तरीके का नहीं होगा। सीखना सारा जीवन चलता है, लाइफ अभी बताया, लर्निंग गोज लाइफ लॉन्ग, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, क्या बात हुई, बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ये बात भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन हमको पूछा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सारा जीवन चलता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच रन्स लाइफ लॉन्ग, इट गोज टिल द लाइफ या। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करती है, हाउ डज डिसिप्लिन हेल्प्स इन एजुकेशन, इससे कक्षा आसानी से नियंत्रित किया जा सकती है। देखिए ये सब शब्द एकदम बाध्यकारी है, ये सब नियंत्रित वाला ऑप्शन सही होगा ही नहीं, नियंत्रित नहीं कर सकते स्टूडेंट को, कंट्रोल करना नहीं आपका काम। इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सके, क्या है, इट मेक्स इट पॉसिबल टू सी सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर, देखना पड़ेगा ये है, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। नियमों के पालन करने से संस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है, ये बात भी नहीं। आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, और यही होगा आंसर। अनुशासन क्या पूछा है, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है, आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। इंटरनल क्वालिटीज कैन बी डिवेलप्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। क्या होता है, अगर आप बच्चे को छड़ी के दम पर, हाँ देखिए छोटे के क्लासेस में मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी 5वीं 6वीं 7वीं उनमें भी की जा सकती है एक लेवल तक, ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत चलेगा तो दैट इज टॉलरेबल। लेकिन उच्च कक्षाओं में खास करके आपको इंटरनल डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पोज डिसिप्लिन नहीं। अगर बाहरी तौर पे उनको किया जा रहा है तो जैसे आप क्लास से बाहर जाएंगे, हाल मतलब पूरा तनाव दांव पे सब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ वही उसी की बात कर रहा है कि इंटरनल डिसिप्लिन जब बच्चे में होगा तब वो डिसिप्लिन है, और वो उनके अंदर कई तरीके की इंटरनल क्वालिटीज को जन्म देती है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो कई बार देखिए, जो फ्राइड का जो वो है थ्योरी, उसमें ये होता है कि बहुत सारे चीज़ें उसके अचेतन मन में चली जाएंगी, अर्थात वो फिर कभी अपने आप से अनुशासित नहीं हो पाएगा। इसलिए इम्पोर्ट डिसिप्लिन उतना अच्छा चीज़ नहीं है, कुछ हद तक है, लेकिन एक बहुत लिमिटेड होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। बाल विकास का अर्थ क्या है, देखिए पढ़े रहे सीडीपी, सीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम बोल तो देते हैं, हाँ बाल विकास बोलेंगे बस, क्या होता है पूरा फुल फॉर्म बताओ कोई, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये पहले जान ले भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं इसको, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये हिंदी में इसको ये कहेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसका क्या मतलब है, बच्चे की लंबाई चौड़ाई और मोटापे में विकास ये हो गया मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, ठीक बात है। बच्चे का संपूर्ण विकास, एकदम ठीक है, बच्चे का विकास,
देखिए कोई बात गलत नहीं है, लेकिन सबसे सही क्या है, सी है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट होते हैं? बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मोरल एस्पेक्ट, है ना। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास बोल दिए, भौतिक विकास, शारीरिक विकास जिसको कहते हैं, सामवेगात्मक, इमोशनल विकास, ये सभी पक्ष हैं। तो उन सबों का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है बाल विकास, किसी एक पक्ष का नहीं। हमारा जो स्कूल का जो परंपरा है, ट्रेडिशन है कि एक बच्चा थोड़ा बहुत मैथ बना लिया, थोड़ा आईक्यू ठीक हो गई तो हम सब मान लेते हैं। और जीवन में फिसड्डी है ना? जीवन में फिसड्डी इन द सेंस कि बहुत गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, तो वो भी विकास का पक्ष है। हमारी थोड़ी धारणा, परंपरा गलत रही है, जिसमें हम एक पक्ष को, विकास को ही पूरा विकास मान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता? कौन लर्निंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने के स्थान है, ये बात तो ऐसा नहीं है भाई। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, बात ठीक है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, ठीक है। नहीं पढ़ना भी अधिगम है, ये बात भी ठीक है। केवल किताब पढ़ना या फिर क्लासरूम जाना इज नॉट लर्निंग। जनरली वास्तविक लर्निंग तब होता है जब बच्चा समाज में होता है, या फिर जब सीखने की मुद्रा में नहीं हो, जिसको हम सीखना कहते हैं, उससे परे होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर कोई शिक्षक है क्लासरूम में, वो कहता है कि गाली देना बुरी बात है, और वो खुद गाली देता है, तो बच्चा वो नहीं सीखेगा कि गाली देना बुरी बात है, वो उस गाली सीखेगा। तो ये बात है, इसलिए नहीं पढ़ना भी अधिगम है। इसको हिडन करिकुलम जैसा टर्म दिया जाता है। खैर, तो यहाँ जब भाई कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं है। हम सब कुछ एक बच्चे का संपूर्ण विकास, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को गढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वुड बी द करेक्ट वन। 21 देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अर्थात आपको पढ़ना होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी फ्राइड का सिद्धांत है। सिगमंड फ्राइड, पिछली कक्षा में भी मैंने शायद बात की थी, और साइकोलॉजी में अगर मेरे साथ कोई बच्चा रहा होगा तो मैंने लगभग इसके सब कुछ पर बात की है। सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन, ठीक, जिसकी राजधानी वियना है। तो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समझिए कि 20वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति लेकर आए। इन्होंने कई मन पर, खास करके ड्रीम एनालिसिस, साइको एनालिसिस थ्योरी और साइकोसेक्सुअल स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट, इस पर कई थ्योरीज दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार, अर्थात एबनॉर्मल, विसामान्य व्यवहार का क्या मतलब है? एबनॉर्मल व्यवहार का कारण क्या है? तो किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, नहीं, ये बात नहीं है। इससे मतलब कि बात तो अचेतन पर ही किया, अनकॉन्शियस पर बहुत बात किया है, लेकिन मन का सक्रिय होना कारण है क्या? नहीं है। व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं, ये तो बिल्कुल है। अगला ऑप्शन देते हैं, इनमें से दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा कि सप्रेस्ड एस्पिरेशंस ऑफ द पर्सन इज द रीजन ऑफ व्हाट? एबनॉर्मल बिहेवियर। किसी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार, विसामान्य व्यवहार का मुख्य कारण क्या है पता है? यही, जो उसके अंदर की दबी इच्छाएं रह जाती हैं, उसके अंदर जो होती हैं, किसी रूप में वो प्रकट नहीं कर पाता, तो वो फिर वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर बन जाता है, वो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए कई बार देखें, बहुत देर तक आप किसी गुस्से को छुपा कर रखें तो इस तरह से निकलेगा विभत्त, मतलब ऐसे निकलेगा, किसी को जान मार सकता है वो आदमी, किसी के साथ बहुत बुरा कर सकता है। कोई चीज़ को बहुत दिन से आप दबा कर रखे हैं, अचानक निकल गई तो वो बहुत विनाशकारी होगा। तो वही कहता है नॉर्मल बिहेवियर, और कई बार वो आदमी पागल हो सकता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हर तरह का इंसान के पास जो चीज़ें हैं, नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल जो इसके इमोशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करने की छूट होनी चाहिए। छूट इन द सेंस कि वो बोली जानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे एक सिंपल सी बात है कि आपको जैसे भूख होता है, प्यास होती है, सेक्स होती है, इन सब चीज़ों की एक नॉर्मल इंसान को एक उम्र के दौरान, खास करके जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स वगैरह वो होते हैं,
आप कोई बाबा बन जाए और एकदम से कहेंगे ना 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 मुझे कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता, मुझे स्त्रियों से या फिर पुरुष, स्त्रियां बोले कि पुरुषों से एकदम कोई लेना देना नहीं, उस तरीके दबो रहा है अपने नेचुरल वो को, तो वो सब चीज़ें देखिए कई बार फिर बाबाओं के साथ वो कैसे साधने लग जाते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ को छुपाते हैं या फिर उनको बेवजह सप्रेस करते हैं, तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो ये अचेतन क्या होता है जब आप व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं कारण बनती है। हाँ 22 क्वेश्चन नंबर, सृजनात्मक व्यक्ति मतलब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन उसमें भी था सेट जो पेपर 2 था ना, हाँ पेपर 2 में भी था, मतलब ये वाला क्रिएटिविटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता क्या पूछ रहा है, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है क्या तात्कालिक स्थिति से परे जाने की अवस्था, अर्थात इंग्लिश में देखिए इसका क्या कह रहा है, एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द इमीडिएट सिचुएशन, बिल्कुल जो सिचुएशन है उससे, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसको कहते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो वो तो क्रिएटिव होगा भाई। समाज समस्या की व्याख्या का साधारण समता, ऐसे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्रिएटिविटी नहीं आती। दूसरे के विचारों के यथारूप जब कॉपी कर दे तो कहाँ से वहाँ से क्रिएटिव, इनमें से सभी वाला बात नहीं है। ये होगा जब कोई व्यक्ति जो सामान्य स्थिति है उससे आप बियॉन्ड कुछ सोच सके, कुछ अलग, जितने भी दुनिया में इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्रिएटिव लोगों की वजह से। क्रिएटिविटी इज समथिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट न्यू, क्वाइट ओरिजिनल टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपके सामने ज्ञान है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो चीज है उससे एकदम अलग, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच पाते हैं, कर पाते हैं। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, बार बार पूछता है, तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिएटिविटी के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होता है, अगर आप जानते हैं तो एक बार याद कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब लचीलापन इसको हिंदी में कह सकते हैं। देखिए हिंदी में इसको प्रवाह कहेंगे, हिंदी वाले कहीं मुझे ना ले लें गहरे में। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन इसको कहेंगे, लचीलापन। इसके बाद तीसरा जो होता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी को हम कहेंगे नयापन या मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी एक हो गया, इसको मौलिकता कहेंगे हिंदी में, मौलिकता। एक लास्ट होगा, वो होगा क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ, एक और होता है विस्तारण, उसको कहते हैं, हिंदी मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, विस्तारण हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में कह रहे हैं एक होता है, चलिए याद आएगा तो बता दूंगा। कुल मिला के ये 4 जो होते हैं वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है, अगर हम उसको कहना चाहें तो 4 मतलब कि वो चीज़ें होनी चाहिए उसके पास, है ना, ये बात हो गई। डाइवर्सिटी शायद नहीं वो टर्म मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी चलिए आगे 23। हाँ 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं क्या, टीचिंग थ्योरीज प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभाव के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, अर्थात नॉलेज ऑफ प्रिडिक्शंस एंड टीचर्स थ्योरीज बाय स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियाज एंड डिपेंडेंट आइडियाज। क्या पूछा, शिक्षण सिद्धांत क्या पूछा, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान और शिक्षण संगामी का मॉडल, शिक्षण समस्याओं के खोज कैसे करे था, उनका समाधान कैसे हो, इसका ज्ञान, इनमें से सभी। तो क्या होगा शिक्षण सिद्धांत, नॉलेज ऑफ प्रिडिक्शंस एंड टीचर्स थ्योरीज बाय स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियाज एंड डिपेंडेंट आइडियाज। तो इसका जो होगा, इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि आपको टीचिंग जो प्रिंसिपल होते हैं, आपको विभिन्न स्तरों पर ज्ञान या शिक्षण संगामी, संगामी यहाँ कोहेरेंस से मतलब है, कहाँ इसका टर्म लिखा होगा मॉडल, हाँ कंकरेंसी, तो ये कोहेरेंस प्रदान करता है टीचर्स को, है ना, वो एक जो टीचर्स होते हैं उनको एक कोहेरेंस देता है, एक सिस्टम देता है, एक कंकरेंसी देता है, तो उससे संबंधित है आपका टीचिंग थ्योरीज। बहुत सारे टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं, वो मैक्सिम्स वगैरह भी आएंगे, जैसे
आपने सुना होगा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब कुछ कुछ मैक्सिम्स हैं, ये थ्योरी है। 24 देखिए, 30 क्वेश्चन होंगे। अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम क्या है, इसको हिंदी इंग्लिश देखेगा तो आसान होगा। इनसाइटफुल लर्निंग, ये किससे संबंधित है, आपको गेस्टाल्ट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो गेस्टाल्ट, हाँ, गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित है। गेस्टाल्ट कौन कौन से लोग हैं इनसे जुड़े हुए, तो इनको याद रखिएगा। इनके साथ कोहलबर्ग नहीं, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है, कोहलर है, वर्दिमर है, लेविन है, मतलब कुट लेविन है, एक और कोई व्यक्ति है जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। ये लोग जुड़े हुए हैं इस थ्योरी से, गेस्टाल्ट से, है ना। कोहलर, वर्दिमर, कोफ्का, ये सब लोग जुड़े हुए हैं गेस्टाल्ट से। अब उसी का ये समझिए कि इनसाइटफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट वहीं से उभर कर आता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम को, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम जब होलिस्टिक वे में देखते हैं, टोटालिटी में देखते हैं, कंप्लीटनेस में देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यह इनसाइटफुल लर्निंग। इसमें एक चीज और भी आता है कि आपको कई बार लर्निंग जो है, किसी चीज, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम तपाक से आता है, जिसको कहते हैं सूझ, एकदम कई बार एकदम क्या होता है ना कि कई बार आ जाता है आपको, क्या उसके लिए टर्म है, एकदम से आ जाता है, आपका ब्रेन स्टॉर्म करता है, ठीक है। तो उस तरीके का ये प्रॉब्लम है, ये थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है। तो लक्ष्य आधारित अधिगम, ठीक है, लक्ष्य रहता है। व्यवहार के परिमाणन का विरोध, मतलब अपोजिशन टू क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जैसे उसमें होता है जो क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह होता है, तो उसमें मतलब क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के परिमाणन का विरोध, हाँ, अपोजिशन मतलब कि क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, उसका व्यवहार मतलब कि बार बार उसी व्यवहार को रिपीट करने का, ये मतलब क्या करते हैं, विरोध करता है। तो ये बात भी ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लक्ष्य आधारित होता है, व्यवहार परिमाणन का विरोध करता है। इनसाइटफुल लर्निंग आप ध्यान रखिएगा, टोटालिटी, जर्मन शब्द, ये सब कोफ, कोहलर, वर्दिमर, लेविन, ये सब लोग जिससे जुड़े हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पहलू पर शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस पहलू पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज गिवन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन ऑल टीचिंग थ्योरीज। तो किस पर दिया जाता है सबसे अधिक, कक्षा कक्ष क्षमता क्रिया पर बिल्कुल दिया जाता है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, परिवेश की प्रस्तुति, ज्ञान की पुस्तक। सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया जाता है क्लासरूम इंटरेक्शन पर, सभी टीचिंग लर्निंग। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माता खुद है, और उस ज्ञान का निर्माण कैसे होगा, बातचीत से, डिस्कशन से, और किसी तरह से प्रॉब्लम को हम टीचर रखता है, उसके सामने उसकी डिस्कशन, चर्चा, और कई तरह के सवाल जवाब उसके बाद होता है। तो दैट्स व्हाई द क्लासरूम इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ingredient in order to create knowledge in modern क्लासरूम सिस्टम, ये कह सकते हैं। सृजनात्मक, देखिए फिर से, सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय क्या, पुराने व्यवहारों से ना, चित्रकला से नहीं होता है, संगीत से, नए परिणाम से, है ना। किससे होता है, नए परिणाम से। व्हेन यू गिव समथिंग न्यू from the which is quite different or new from the existing knowledge, कुछ नया देते हैं, that is the speciality of creativity। हाँ, 27 नंबर देखिए, किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है, किस संदर्भ में। जाति, बिल्कुल कई जातियां हैं जिसमें खास करके लिंग से संबंधित आप देखेंगे कि बहुत सारी रिजिडिटी हैं, मतलब सख्ती है, खास करके जो जून जातियों में थोड़ी वो है, पिछड़ेपन है, उन सबों में स्त्री महिलाओं के प्रति और थोड़ा आप देखेंगे कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, रूढ़िवादिता है। आयु में भी होता है, एक उम्र के महिलाओं में आयु से संबंधित भी आपको लिंग भेद दिखेगा, बचपन से ही बच्चों को कि तुम लड़की हो तो ये करोगे, तुम्हारा इतना उम्र हो गया, तुमको ये नहीं करने आता, वो नहीं करने आता, तो उससे संबंधित भी है कि उम्र के हिसाब से भी होता है। सामाजिक स्तर, बिल्कुल सोशल स्टेटस भी होता है। तो इनमें से सभी स्तरों पर आपको लिंग भेदभाव देखने को मिल जाएगा। सामाजिक स्तर पर तो होता है, जिनका समाज में थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, तो उन समाजों में आप देखेंगे ज़्यादातर
आपको महिलाओं से संबंधित समस्याएं दिखेंगी, वहाँ लिंग भेद दिखेगा। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिगमित संगठन है। ब्लूम का टेक्सोनॉमी आप लोग जानते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये क्या है? यह है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे वो करें, टैक्सोनॉमी, हाँ ठीक है ना, हाँ, इसको शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के लिए उन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी और उसमें बताया कि हम जब किसी को पढ़ाएं तो हम किस तरीके से पढ़ाएं और किस तरह के कंटेंट हम उसमें दे सकते हैं, है ना। तो ब्लूम ने खास करके ज्ञानात्मक पक्ष की बात करी है। इसमें ऐसे होते हैं ना, विकास के मैंने विकास के कई पक्ष होते हैं, तो मुख्य 3 होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, जिसको कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव पक्ष अर्थात भावनात्मक पक्ष। तीसरा होता है जिसको कहते हैं साइकोमोटर, है ना। तो 3 पक्ष होते हैं, तीनों को ध्यान रखते हैं, हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करते हैं, है ना। अब ब्लूम्स ने खास करके पहला कॉग्निटिव पक्ष से संबंधित कुछ चरण दिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, किससे संबंधित है? उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्यचर्या घोषणाओं का मतलब अचीवमेंट गोल्स है, पाठ्यचर्या घोषणाओं का है, पठन कौशलों का है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का है, किसका है? तो इसका जो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, हाँ बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया संज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित है क्या ब्लूम का टैक्सोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसमें होगा, 1-2 स्लाइड मैंने लगाया था, देख लीजिए। उन्होंने जो टैक्सोनॉमी दी है, जो क्लासिफिकेशन दी है, वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने बताया कि जब हम कोई बच्चे में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना चाहते हैं तो हमारे सामने उसके बढ़ते हुए ज्ञानात्मक पक्ष के इस जो चरण होते हैं उसको बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले आता है वो नॉलेज आता है। किसी चीज़ को हम उसका क्या करते हैं, नॉलेज उसको देते हैं, ठीक। दूसरा होता है कॉम्प्रहेंशन, समझ इसको कहते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसका कितना अपने जीवन में उसका उपयोग कर रहा है। एनालिसिस, उसका विश्लेषण कर रहा है, हिंदी में कहेंगे इसको विश्लेषण, ठीक है। ये होगा आपका एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, उपयोग, प्रयोग समझ लीजिए, है ना। अब सिंथेसिस को संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण उसको कितना एक साथ जोड़ पाएगा, समराइज कर पाएगा। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, सबसे उच्च स्तर इसको माना, तो ये उसके रहे। नॉलेज को ज्ञान कह लीजिए, यहाँ लिख देते हैं ज्ञान कह लीजिए। एप्लीकेशन को हम उपयोग लिख देते हैं। चलिए, ये उन्होंने चरण बताए थे 1956 आसपास में कि हम जो बच्चे का विकास होगा इस क्रम में, और इन सभी पक्षों को कवर करने वाले हम प्रश्न बनाते हैं। जब कोई टीचर क्वेश्चंस बनाते हैं तो इन सबों का रहता है कि कुछ जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, ये नॉलेज से बैच हुआ, इन्फॉर्मेशन बैच हुआ। कॉम्प्रहेंशन, है ना, राजधानी क्या होती है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह में मतलब कि वो राजधानी बनने से संबंधित सभी चीज़ों को समझ सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, सिंथेसिस, तो ये सब बढ़ते क्रम में वो सब है, ठीक है। अब क्या किया, मेरे ख्याल से 2000 में, मैं गलत हो सकता हूँ ये ईस्वी के हिसाब से, 2000 आसपास में उसका रिवीजन आया। सेम है वही, लेकिन उसमें बस इसका ये देखिए, ये आपका नाउन फॉर्म है, इस वर्ड को देखेंगे तो नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म आपको यहाँ दिखेगा, वर्ब दिखेगा कि जैसे ये इससे नॉलेज क्या है, नॉलेज को हम रिमेंबर करते हैं। कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड विथ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, ये ठीक है। एनालाइजिंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दे। देखिए अब यहाँ पर सिंथेसिस को हटा दिया और उन्होंने एनालिसिस के बाद सीधे इवेल्युएशन को ले लाया और सबसे ऊपर उन्होंने क्रिएटिंग को रख दिया। उसने बताया कि अब हमारे सामने जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में सबसे ऊपर का जो स्तर है वो क्या होगा, क्रिएट करना, है ना, केवल मूल्यांकन करना नहीं, कि हम सबसे पहले नॉलेज करते हैं, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन करते हैं, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस को हटा दिया, उसके बाद उसने क्या कहा, सीधे क्रिएट करते हैं, समथिंग क्रिएटिंग। तो ये है ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक। चलिए, इसके सारे आप समझ गए कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। आखिरी, सेकेंड लास्ट, नहीं नोट आखिरी, आखिरी से पहले वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। देखते हैं। कुछ छात्र शीघ्रतापूर्ण सूचना प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य नहीं कर पाते हैं, तो इसका परिवेश से लेना देना नहीं है, ये बात नहीं ठीक है उतनी, ये गलत जैसा लग रहा है। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है, ये बात ठीक लग रहा है।
विभिन्न घरों के तदनुरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धिलब्धियों के बीच संबंध, इसका कोई लेना देना नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि से, ये परिवेश से लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धिलब्धि अर्थात आईक्यू टेस्ट में छात्रों के औसत परिणामों तेजी से वृद्धि हुई है। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैं बताता हूँ, चलिए जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई बताए, क्योंकि है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मेरी लेक्चर्स को बढ़िया सुनेंगे तो आपको 30 क्वेश्चन पहले दिख रहे हो यहाँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक, यहाँ जो ऑप्शन है आपके सामने जिसको बी माना है सही, ये देखिए क्या कह रहा है कि पिछले कुछ दशकों में देखा गया कि आईक्यू में वृद्धि दर्ज की गई। 1984 में एक व्यक्ति हुए जेम्स फ्लेम कह रहे हैं, जेम्स फ्लिन, इस तरीके से उनका स्पेलिंग है, जेम्स फ्लिन एक व्यक्ति हुए। उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, और उन्होंने एक यह क्रम भी पाया कि दिनों दिन क्या है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी आईक्यू में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मतलब दिनों दिन आईक्यू बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे उनका कारण आप देखेंगे तो आपको वाइगोत्स्की का थ्योरी में भी मिल जाएगा, जिसमें वो सोशल टूल की बात करते हैं, कल्चरल टूल की बात करते हैं कि हमारे सामने आप इतने संसाधन आ गए, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, हमारे सामने बहुत सारे संसाधन है, लैंग्वेज को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे आईक्यू में, और देखिए कि जो आप अगर डार्विन को पढ़े होंगे तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहता है कि आप क्या है, हर आदमी अपने आप को अपग्रेड करता है, इवॉल्व करता है। तो इस वजह से परिवेश तो है ही, चूंकि हम यहाँ परिवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि कल्चरल टूल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग योर व्हाट आईक्यू। तो इस वजह से जेम्स फ्लिन का ये रिसर्च था, उन्होंने बताया कि 13.25% जो है आईक्यू बढ़ रहा है। मतलब उन्होंने दर्ज किया। अब तो अब बहुत आगे हम लोग 2024 में जी रहे हैं। तो इसलिए देखेंगे, आज देखिए ना आप 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की जो बातचीत करने का तरीका, उनमें जो मैच्योरिटी है, आप खुद को उसमें रख के देखिए तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो फ्लिन ने ही बताया कि दिनों दिन आईक्यू रेंज में बढ़ोतरी हो जा रही है और लोगों की आईक्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो बात है आईक्यू के बढ़ने से हर परिवेश के साथ, जिसका मैंने बात किया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोत्स्की के साथ में भी ये बात कही है। 30 नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, धीरज बांध के रखे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षिका 2 समरूप क्लासों में समान मात्रा में फलों का रस भर कर प्रदर्शित करती है। ठीक, क्या करती है, शिक्षिका के पास 2 गिलास हैं। देखिए ऐसे तो चित्रकारी में मैं बिल्कुल फिसडी हूँ, फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। 2 है, ठीक है, 2 गिलास हैं शिक्षिका के पास। चलिए ठीक, हाँ देख क्या करते हैं, एक बार फिर से देखना पड़ जाएगा बाबा, तो मिट जाएगा। अरे यार गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, कोई बात नहीं। अरे यार सॉरी। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद चित्र बनाएंगे। शिक्षिका 2 समरूप ग्लासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे 2 भिन्न ग्लासों में डालकर उन्हें खाली करते हैं, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह कक्षा में पूछती है कि किस ग्लास में ज्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले ग्लास में ज्यादा रस है। उसके छात्रों को बर्तन बताने में सुविधा है। तो 2 ग्लास में वो जूस भरती है। देखिए मैंने कहा एक मान के चलिए ये लंबा वाला गिलास है, एक है थोड़ा चौड़ा वाला गिलास। ठीक, ये 2 गिलास हैं। अब दोनों गिलास में जूस भरती है और कहती है दोनों में बराबर जूस भरा है। अब मान के चलिए ये जूस का रंग में रखते हैं ना, जूस का रंग कैसे हरा लगते हैं। मान के चलिए ये उन्होंने जूस भरा दिया, यहाँ भी भरा दिया। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर मतलब कि क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पूरा नहीं भराया, चलिए इतना ही। अब उन्होंने कहा कि किस में जूस अधिक है, ये दोनों में दिख रहा है जूस। तो बच्चे कह रहे हैं कि जो लंबा वाला है, जो कि दिख भी रहा है उसमें। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो शिक्षिका है वो क्या बताने में उनको इस उदाहरण के सहारे उनको क्या बताने में सुविधा होगा।
तो उसको बताने में सुविधा होगी विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रेशन। ये थ्योरी किससे संबंधित पता है? पियाजे का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उसने 4 स्टेजेज बताए हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेगात्मक संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था। ठीक है, ये 4 स्टेजेस दिए हैं। तो बच्चा जो होगा इस स्टेज में, किस स्टेज की विशेषता है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है, जहां पर बच्चा डिसेंट्रेशन को नहीं समझता। ठीक है, डिसेंट्रेशन क्या होता है? जब बच्चा एक दिशा से दूसरे दिशा में नहीं समझ पाता। वो देख तो रहा है कि यहाँ जूस अधिक है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि गिलास पतला है और ये गिलास चौड़ा है और जूस की मात्रा दोनों में बराबर है कायदे से। लेकिन इसमें चूंकि लग रहा है और वो उसका पहली नजर जो जा रही है उसकी लंबाई पर जा रही है, इसलिए वो कह रहा है क्या कि लंबे वाले में ज्यादा जूस है ना। ये हम बच्चों को भी करते हैं कि खुदरा पैसा दे दिए और उनको लगता है छनन छनन करा तो बहुत है। वो भी डिसेंट्रेशन का ही एग्जाम्पल है कि उसमें डिसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया, विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के दूसरे स्टेज प्री ऑपरेशनल के स्टेज में, ये चीजें बच्चों को नहीं समझ में आता कि बड़ा छोटा लंबा चौड़ा, इन सबों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो ये मतलब बताना चाहती है। चलिए, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में 2012 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको, जब तक सिलेबस नहीं आता है ना। अगर नहीं भी आएगा तो हमको अब सिलेबस का अंदाजा लग गया ये किससे था। समझ लीजिए कि पियाजे को पढ़ना है, पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़े वगैरह आप साइकोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते, फ्राइड को पढ़े वगैरह आप साइकोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग हैं, पियाजे हैं, वेंडोरा है, ब्रूनर है, इन सबको तो पढ़ने में। अभी कोहलबर्ग भी आएंगे, कोहलबर्ग से हालांकि एक क्वेश्चन अभी मुझे देखने को नहीं मिले नैतिक विकास संबंधित, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ तो ऑब्वियस है भाई, कोई भी कहीं दुनिया का कोई भी साइकोलॉजी पढ़े तो इन सब पढ़ेगा ही, पियाजे वाइगोत्स्की वगैरह वगैरह कैसे पढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो मुझे तो लगभग क्रिएटिविटी आपका बार बार आ रहा है, आईक्यू से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों से तो आप दूर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी आप जरूर प्रतिक्रियाएं दें। ठीक है, क्लास कैसी लगती है आप लोग जरूर कमेंट करें। तो इट वाज टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, और जो कक्षा होगी उसमें हम लोग बात करेंगे 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 to 8 में, उससे संबंधित। चलिए, थैंक यू।